मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वो उसको बैंक में एफडी कर देते हैं कि सीनियर सिटीजन एफडी है तो उसमें मुझे कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट मिल जाए। ये बात हमेशा कान खोल कर सुन लो। मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो रिटायर्ड हो चुके हैं और जिनको आइडियाज नहीं मिल रहा है कि क्या करें। चलो जी, ये तो इन्वेस्टमेंट हो गई, स्टॉक मार्केट की आप बात कर रहे हो कि डिविडेंड कहाँ है, जो आप अभी स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि बैंक एफडी के बराबर ये क्या है। तो आपको है कि नहीं, वो जो बिजली ट्रांसफर करती है, मुझे उसमें अब चाहिए, बिजली बिल बहुत बढ़ रहा है तो मुझे उसमें पार्टनर बनना, मुझे उसमें बिजनेस करना है। जब भी आप कभी पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि क्या उसमें पैसिव इनकम है। दो मकसद होना चाहिए बाजार में। पहला मकसद कि आप बाजार में हो, आपको पैसा बचाना है, और दूसरा मकसद है कि बाजार में कि आपको पैसा बचाना है। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय हिंद। आप सभी को, आप सबका दिन शुभ हो, नमस्कार। तो चलिए, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक नई चीज़, कुछ सिखाने के लिए। आज की ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, खास करके उन लोगों पे फोकस है जो लोग की रिटायर्ड हैं, या जिन लोगों के लिए फंड साइज ठीक ठाक हैं, और जिनको मार्केट में ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, और आउटकम भी ठीक ठाक की अपेक्षा रखते हैं। आज की वीडियो में मैं जो भी कुछ डिस्कस कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये पूर्णतः एजुकेशनल है, आपको सिखाने का पर्पज है। इसमें कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी प्रकार से नहीं है। आप इसको देखकर किसी प्रकार से प्रॉफिट लॉस करते हैं, इसमें हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा, समझने की कोशिश करना है, इसको अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से ही यूज करना है। इस वीडियो में बताए गए कुछ स्टॉक ऐसे हो सकते हैं कि मेरे पास हों, कुछ नहीं भी हों, तो इन बात का भी ध्यान रखना है। तो चलिए, सीखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आसान भाषा में कि हम लोग पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं। बाजार की जहां तक बात करें तो बाजार पे आज कोई चर्चा नहीं होगी। अगर आप टेलीग्राम पे हैं तो वहां बाजार का व्यू, कहाँ पे सपोर्ट, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, सब वहां पे मिलता है डिटेल में, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और वहां पे बहुत चीज सीखने के लिए भी मिलता है। तो खासकर जो बिगनर हैं, जो नए हैं, जो एक्सपीरियंस है, सबके लिए कुछ ना कुछ वहां पे है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो बाजार पे कोई चर्चा नहीं, सीधा ऑन द टॉपिक। और इस टॉपिक को हम लोग 15 से 20 मिनट में समझाने की कोशिश करेंगे कि एक पोर्टफोलियो होना कैसा चाहिए। लेकिन इसको आप अपने आईए से संपर्क जरूर कीजिएगा, वेरीफाई करना है तब आगे बढ़ना है। अब आप मान लो कि आपने रिटायर्ड किए और आपकी एज हो चुकी है 55-60। हम दोनों पे लेंगे, एक रिटायर्ड व्यक्ति और एक जिनके पास फंड साइज ठीक ठाक है। क्योंकि देखिए, आप अगर समझते हो आपकी भी एज कम है, आपकी एज 20, 22, 25, 30 है, इन द फ्यूचर में आपकी भी टाइम आएगी, तो आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या इसमें करना है। देखो, फाइनेंशियल एजुकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है तो आपका पैसा आपके लिए जब ग्रो नहीं करेगा तो ऑफकोर्स वो डाउन जाएगा। और यही कारण है कि जो व्यक्ति जीवन भर संघर्ष करता रहता है, मिडिल क्लास, उसे फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होती है, जिसके कारण मुख्य रूप से देखते हैं ना, मिडिल क्लास में मैक्सिमम लोग चले जाते हैं, इंश्योरेंस करवा लेते हैं, इंश्योरेंस को एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट समझ लेते हैं। इंश्योरेंस वाले बेचने आते हैं, जितने भी ब्रोकर होते हैं वो बेच बेच कर निकल जाते हैं, है ना। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा कि हमें पोर्टफोलियो होनी कैसे चाहिए, क्या हमारा गोल होना चाहिए। तो बात कर रहे हैं कि जो व्यक्ति रिटायर्ड कर गए, रिटायर्ड व्यक्ति की 55 से 60 एज होती है, या 50 क्रॉस कर गए, उनको कभी भी वॉलेंटरी रिटायरमेंट भी ले लेते हैं, और आप रिटायर कर गए। अब जब रिटायर्ड होते हैं तो उनके पास एक फंड होता है, वो फंड ठीक ठाक होता है, 50 लाख, 60 लाख, 1 CR या उससे भी ज्यादा हो सकता है। मैं यहां समझाने की कोशिश करूंगा कि चलो, उस रिटायर्ड व्यक्ति के पास 50 लाख रुपए फंड है, और उस फंड का यूटिलाइज कैसे करेगा। और मैं आपको ये भी बताऊं, इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है, शेयर करना है लोगों तक। ये हो सकता है ये जो यूट्यूब का मैड एआई है, इसको फिर से स्ट्राइक मार दे। आपको याद होगा, पुरानी चैनल पे एक वीडियो पे ऐसे ही हमने कुछ डिस्कस भी नहीं की, हमने कुछ आसमानी बातें नहीं की। हम कभी भी इनक्रेज नहीं करते हैं उटपटांग चीजों को। लेकिन क्या है कि जो इनक्रेज नहीं करता है, यूट्यूब उसके पीछे पड़ता है कि चलो जो हमें स्ट्राइक मार देते हैं, तो उसने स्ट्राइक करके उस वीडियो को हटा दी। आपने देखा होगा, बहुत लोगों ने डिमांड की, सर वीडियो कहाँ है। कहाँ है वीडियो? यूट्यूब से पूछो, मेरे को क्या, मैंने तो बताया यूट्यूब कहा, ले जाओ, मुझे कौन से इस वीडियो के कमाई खाने हैं, या उससे मुझे पैसे आ रहे हैं जो मुझे काम, मैं तो वो भी पैसे ऐसे ही देता रहता हूँ। इस चैनल पे तो वो भी नहीं वीडियो चलाते हैं, कुछ भी नहीं है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह। एनीवे, तो ये बात ध्यान रखिएगा, बीच बीच में डिस्टर्ब हो जाते हैं, इन सब चीज़ों से रॉ टूट जाती है। तो प्यार से सुनना है 20 मिनट, और मुझे लगता है इस 20 मिनट में आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा। और जिन लोगों को इंटरेस्ट नहीं होगा, वो पोगो देखिए जाकर, क्योंकि जब आप फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं जानेंगे तो पोगो ही देखना पड़ेगा, है ना। तो
अब आप 50 के क्रॉस कर गए और आपने वॉलेंटियर रिटायरमेंट ले ली, आपको अप्रॉक्स 50 लाख रुपए फंड मिला है। अब जब वो 50 लाख रुपए उसके पास फंड मिला है, फंड बहुत ज्यादा भी मिलते हैं, मैं 50 के एवरेज में बता रहा हूं कि जिसे समझने में आप लोगों को आसानी हो। तो वो व्यक्ति अब सोचता है कि वो 50 लाख रुपए का मैं क्या करूं। उसके मन में बहुत से ख्याल आते हैं। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वो उसको बैंक में एफडी कर देते हैं कि सीनियर सिटीजन एफडी है, तो उसमें मुझे कुछ ज्यादा इंटरेस्ट मिल जाएगा। ऑफ कोर्स एफडी सेफ होता है रिटायरमेंट के बाद। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जो उसको जाकर स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वे कहीं जमीन लेते हैं, गोल्ड लेते हैं, सबकी अपनी अपनी भावनाएं होती हैं। मैं आपको यहाँ स्टॉक मार्केट के संदर्भ में बताने की कोशिश करूंगा। हर किसी को उसकी अपनी ख्वाहिश होती है, लेकिन मैक्सिमम बैंक में एफडी करते हैं। तो अब आप जब बैंक में एफडी करते हो, देखिए एफडी अच्छी चीज है, सिक्योर है, लेकिन एफडी हमारे पास उतनी होनी चाहिए जितनी कि हमें शॉर्ट टर्म की गोल, मिड टर्म की गोल को पूरे करने के लिए आवश्यक हो। अगर हमारा विजन लॉन्ग टर्म है तो वहां पे एफडी कारगर नहीं होगी। रीजन क्या है कि हमारी जो इन्फ्लेशन इंडिया में वो 6.5% से थोड़ी सी ज्यादा है अभी। कम भी हो सकती है आने वाले भविष्य में, बट इतना एवरेज रहता है 6% से एबव। तो अगर आपकी इन्फ्लेशन 6% से एबव है और आपको एफडी पे 7% मिल रही है या 7.5, तो आपको कुछ खास नहीं हो रहा है। क्योंकि आपको टीडीएस वगैरह काटते हुए हिसाब बराबर हो जाना है, तो आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब वो जो रिटायर्ड व्यक्ति होते हैं या जिनके पास फंड है, अब वो क्या करते हैं कि में डालकर छोड़ दिए हैं, पैसा ज्यादा ग्रो करने उन, या कुछ लोग उसके इंटरेस्ट से भी अपना घर चलाते हैं कि मैंने 50 लाख डाल दिया, हर महीने हमको 15-20 हजार रुपये इंटरेस्ट आ रहा है, 22 हजार आ रहा है, मेरा काम चल रहा है, मुझे मेरा पैसा सेफ है, मेरा काम चल रहा है। लेकिन जो चीजें लुक्स लाइक सेफ, वो सेफ होते नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन जैसे कीड़ा जो होती है, दीमक की तरह आपके पैसे को खत्म करती है। तो अब हम किस प्रकार से एक पोर्टफोलियो डिजाइन करें कि जो हमें एफडी पे इंटरेस्ट मिल रहा है उसके आसपास का हमें इधर से मिलता रहे डिविडेंड के रूप में। और याद रखिएगा, डिविडेंड जो होती है वो गारंटेड नहीं होती है, एफडी गारंटेड होती है। यहाँ गारंटेड शब्द याद रखना है। और एक गारंटेड शब्द बहुत बड़ा मिथ उत्पन्न करता है जिसमें कि लोग भागते हैं। बट याद रखिएगा कि जहां पे ज्यादा सिक्योरिटी है, रिस्क वहां भी आपको है, क्योंकि वो ग्रोथ नहीं करेगा। मोर सिक्योरिटी तो लेस ग्रोथ, ये ध्यान रखिएगा। तो पैसा में हमें सिक्योरिटी भी चाहिए और ग्रोथ भी चाहिए। जब दोनों को मिक्स करेंगे तभी आप एक अच्छी फाइनेंस के आगे बढ़ रहे हो। ठीक है। तो अब आपको क्या करना चाहिए उस केस में, गारंटेड नहीं है ध्यान रखिएगा, तो हमें डिविडेंड इनकम जो हमारी 7% के आसपास हमें एफडी से आ रहे हैं, या 7.5% हमें एफडी से आ रहे हैं, या 8% हमें एफडी से आ रहे हैं, उसके आसपास मुझे या थोड़ी सी ज्यादा डिविडेंड मिल जाए और मेरा पैसा भी ग्रो करता रहे लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म मतलब 5 साल 7 साल में, उससे ज्यादा, क्योंकि रिटायर व्यक्ति के लिए अब हम 20 साल लॉन्ग टर्म की तो बात नहीं कर सकते हैं ना। क्योंकि अब 50 में या जो 55 में रिटायर किया उसको लॉन्ग टर्म करेंगे 15-20 साल, वो तो भगवान के पास कभी कभी लॉन्ग टर्म हो जाते हैं, तो उनका क्या करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। लॉन्ग टर्म का मतलब 5 साल 7 साल मैक्सिमम हो गया। तो उसमें उनका पैसा ग्रो भी करता रहे धीरे धीरे, और उनको जो बैंक इंटरेस्ट मिलती है उसके आसपास उनको डिविडेंड भी मिलता रहे, जिससे कि उनका अपना खर्च चलता रहे। दवाई का खर्च है, घूमने फिरने का खर्च है, अपना लाइफ जीने का खर्च है, कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद जीना चाहते हैं, वो मेरा चलता रहे सुकून से, और पैसा भी मेरा ग्रो करता रहे टाइम टू टाइम। याद रखिएगा, मार्केट में है तो मार्केट रिस्क होता है, ये आपको ध्यान रखनी है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टिंग करते हैं तो हमारा रिस्क ज्यादा होता है। लेकिन अगर वही इन्वेस्टिंग को हम डाइवर्सिफिकेशन करके ईटीएफ या म्यूचुअल फंड रूट से इंटर करते हैं तो वो काफी कम हो जाते हैं। हम यहाँ पे म्यूचुअल फंड रूट को नहीं चूज करेंगे क्योंकि वहां पे एक्सपेंस रेशियो वगैरह काफी ज्यादा है और उसके अलग तरीके हैं। यहाँ हम बात करेंगे ईटीएफ की। ईटीएफ के बारे में आपको पता होगा, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसके बारे में बहुत से बेसिक चीजें हम लोगों ने टेलीग्राम के माध्यम से भी बताई है, आप वहां जाकर सीख सकते हैं अगर आप में सीखने की क्षमता है तो, और अगर आप सीखना चाहते हैं तो। क्योंकि बाजार में जो लॉस सिखा देगा वो कोई नहीं सिखा सकता, योर लॉस इज ए ग्रेट टीचर। ओके। तो ईटीएफ रूट यहां पे हम लोग यूज करेंगे। अब जब ईटीएफ रूट यूज करेंगे तो बहुत सारे ईटीएफ हैं बाजार में, कौन सा ईटीएफ चुना जाए, कैसा ईटीएफ चुना जाए, यह प्रश्न है। एक आम आदमी तो आम की तरह घूमता रहता है, उसे ईटीएफ दिखाई नहीं देता, उसे हर चीज अच्छे लगते हैं, हर चीज खराब लगते हैं। तो ईटीएफ आप जब चुनाव करते हैं तो याद रखिएगा ईटीएफ क्या है।
एक बास्केट है कुछ स्टॉक का, उसमें भी तो स्टॉक के बास्केट है। तो आपको ऐसे ईटीएफ की तलाश करनी है जिसकी बिजनेस मॉडल ऐसी हो जिसको को नुकसान होने की संभावना जिसमें कम हो। अब कौन सी बिजनेस में नुकसान होने की संभावना कम है? जिस बिजनेस में आपके पैसे से लेकर अगर बिजनेस की जाए तो उसमें नुकसान होने की संभावना कम है, आपका प्रॉफिट हो चाहे आपको लॉस होने आए। तो जो भी ईटीएफ होती हैं उनमें ध्यान रखना है कि ऐसी कौन सी ईटीएफ है जिसमें एएमसी कंपनियां हैं। जो एएमसी कंपनियां होती हैं, जो म्यूचुअल फंड की कंपनियां हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनियां जो हैं, वो तो आपके पैसे से बिजनेस कर रही, उनका तो एक सर्टेन आय हो रही है ना। आपका प्रॉफिट हुआ तो उनको ज्यादा आय होगी, लॉस हुआ तो कम आय होगी, लेकिन उनकी आय होती रहेगी। तो एएमसी कंपनियां काफी अच्छी होती हैं। एएमसी कंपनियों की ओर हम ऐसे तलाश करें कि कौन सी ईटीएफ है जो एएमसी कंपनियों में है। तो वैसे एक ईटीएफ है मो कैपिटल, मोतीलाल ओसवाल कैपिटल। मैं यहाँ नाम इसलिए ले रहा हूँ कि आपको समझना आवश्यक है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरे पास होल्डिंग है, ये बात ध्यान रखिएगा। और भी हैं तो हो भी सकती है कुछ की नहीं भी हो सकती है। तो ये बात मान में के चलिएगा आप लोग, तभी आप समझ पाएंगे, क्योंकि डिस्क्लोजर करना आवश्यक है। अंका मुफ्त में आप लोग दुखी ना हो। तो मो कैपिटल एक ऐसी है जो मोतीलाल ओसवाल की, जो एएमसी कंपनियां मोस्टली उसमें है, आप जाकर देखेंगे। जैसे कि मो कैपिटल का, मो कैपिटल, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी कैपिटल ईटीएफ, है ना। इसको जब आप आज जाकर देखते हैं तो आपको क्या चीजें दिखेगी अभी आपको पता लगेगा, देखिए। इसमें जितनी भी कंपनियां हैं मोतीलाल ओसवाल में, वो आप देखेंगे बीएसई, एमसीएक्स, एचडीएफसी, 361, सीडीएसएल, एंजल वन, निपॉन, है ना, कैम्स, आनंद राठी, और भी जाएंगे तो ये सब आपको दिख रहे हैं मोस्टली एएमसी जो कंपनियां हैं वो इसमें हैं। और किसकी होल्डिंग ज्यादा है? सबसे बीएसई की है, मतलब एक्सचेंजेस की होल्डिंग ज्यादा है। तो एक्सचेंजेस क्या है, आपके पैसे से ट्रेड कर रहे हैं, आप कुछ भी करो, प्रॉफिट करो लॉस करो, उनका ब्रोकरेज तो आना है। तो मोस्टली इनकी होल्डिंग में एएमसी कंपनियां। तो क्या ऐसे ईटीएफ को या ऐसे बिजनेस मॉडल को आप नष्ट कर सकते हो? क्या ऐसे बिजनेस मॉडल को डाउन कर सकते हो? आंसर आएगा नहीं, आसान तो नहीं है। असंभव तो कुछ भी नहीं है या लेकिन आसान नहीं है। तो हमारी जो ईटीएफ की चुनाव होगी पहले, जो कैपिटल मार्केट से रिलेटेड हो, जो दूसरे के पैसे से आप बिजनेस कर रही हो। तो यहाँ पे एक एक ईटीएफ होगी मो कैपिटल, हम पोजिशन साइज में भी जाएंगे। दूसरी जो ईटीएफ हमारी है, और तीसरी, हमें ऐसी ईटीएफ चाहिए जो हमें रूपी टर्म में नहीं, डॉलर टर्म में प्रॉफिट दे। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा यूएस साइड में। तो ऐसी दो ईटीएफ है, बहुत बार अपडेट हुई है, माफांग और MON 100। माफांग और MON 100 जो है यूएस और अवॉर्ड की जो कंपनियां हैं उनमें इन्वेस्ट करती हैं। तो जिसके कारण उनके रिटर्न जो आपके होंगे वो काफी एग्रेसिव दिखेंगे और यूएस टर्म में दिखेंगे। जहां इंडियन मार्केट डाउन हो रही है लेकिन वो अप होते रहे, यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये बात हमेशा कान खोलकर सुन लो। मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो रिटायर्ड हो चुके हैं और जिनको आइडियाज नहीं मिल रहा है कि क्या करें, व्हाट टू डू। लेकिन आप अपने आईए से संपर्क कीजिए जाकर, आइए आपको इसके बारे में पूरी डिटेल में बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है, आपको रिस्क को देखेगा। मुझे अपना थॉट्स लगता है, मुझे लगा कि आप लोगों के लिए बहुत दिन से डिमांड रही है, एक ऐसी वीडियो बनानी चाहिए जहां समझ में आए, ज्ञान की बत्ती जले और उसको आप आगे लेकर चलो। क्योंकि लोग क्या है ना कि यहाँ उलझाना चाहते हैं, सुलझाना नहीं चाहते, बट आप सुलझ जाओ तो बेहतर रहेगा। तो एक हो गया माफा और एक मो कैपिटल। आप जब जाएंगे यहाँ पे, माफांग और मो कैपिटल है ना, मिल जाएगा। मीरा एसेट, है ना, फैंग प्लस ईटीएफ। इसमें आपको ये चीजें देखने में ये है ना। तो इस ईटीएफ को आप देखेंगे, मीरा एसेट को। एक और ईटीएफ है MON 100। पहले ईटीएफ को समझ लें। और इन ईटीएफ को हम लोग डायरेक्टली अपने डीमेट से, डीमेट अकाउंट से खरीद बिक्री कर सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल नास्डैक ईटीएफ। तो हो गए तीन ईटीएफ। कौन कौन से तीन ईटीएफ हो गए? माफांग, MON 100, मो कैपिटल।
याद रखिए, 3 ETF हो गए। अब बात करते हैं कि हम तो यहाँ ईटीएफ ईटीएफ बात कर रहे हैं, तो क्या ईटीएफ हमें डिविडेंड देगी? अभी तो आपने सर स्टार्टिंग में बात की थी कि हमें बैंक के एफडी के आसपास का हमें चाहिए, ये जो मिल रहा है डिविडेंड के रूप में। लेकिन डिविडेंड गारंटेड नहीं है, लेकिन चलो उतना रिस्क हम लेंगे। और ईटीएफ ईटीएफ क्यों? क्योंकि हमें मार्केट का जो रिस्क है, और ईटीएफ में सिर्फ इंडियन क्यों नहीं, अवॉर्ड क्यों? क्योंकि हमें डॉलर टर्म में भी चाहिए, ताकि मार्केट रिस्क को, फ्लक्चुएशन को बना सके, और इंडिया की जो अभी ग्रोथ स्टोरी है या जो बाहर के, दोनों को हम मिक्स कर सकें, जिससे कि मार्केट में कोई डाउन ट्रेंड भी आए तो ये सब ईटीएफ परफॉर्म करें, बाहर वाले जैसे मफांग हो गए, M100 हो गए, इस टाइप के। और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी आती है तो एमसी कंपनियां परफॉर्म करें। तो हमें ग्रोथ भी चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन चलो जी, ये तो इन्वेस्टमेंट हो गई, स्टॉक मार्केट की आप बात कर रहे हो, डिविडेंड कहाँ है जो आप अभी स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि बैंक एफडी के बराबर ये क्या है? तो मैं आपको बताऊं कि एक एसेट क्लास होती है इनविट। नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना है तो गूगल पे टाइप कीजिए इनविट। इनविट जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, वो करती क्या है कि जैसे आपको इन्वेस्टमेंट करनी है कि रोड पे जो टोल टैक्स आती है, उस टोल टैक्स में हमें हमें उसमें पार्टनर बनना है, तो आप इनविट खरीद लेते हैं। उसमें जो भी प्रॉफिट आता है 90% आपको डिविडेंड के रूप में मिलती है। पावर ग्रिड की जो लाइनें चलती हैं, संचरण लाइनें जो बिजली ट्रांसफर करती हैं, तो आपको है कि नहीं, वो जो बिजली ट्रांसफर करती है, मुझे उसमें अब चाहिए, बिजली बिल बहुत बढ़ रहा है तो मुझे उसमें पार्टनर बनना, मुझे उसमें बिजनेस करना है, मैंने पावर ग्रिड का इनविट खरीद लिया। अब उसकी जो प्रॉफिट होगी 90% हमें डिविडेंड के रूप में बनेगी। गैस पाइपलाइन की जो ये है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की, मुझे गैस पाइपलाइन की इनविट खरीद लेनी है, गैस जो ट्रांसफर हो रही है उसका हमें फायदा मिले, उसमें हम पार्टनर बनेंगे। तो इनविट क्या है, इसी पे काम करती है और आपको पार्टनर बनाती है। मतलब आप शेयर होल्डर हो तो, और आपको उसके बदले प्रॉफिट का, सेबी का नॉर्म है कि काफी ज्यादा आपको उसमें डिविडेंड के रूप में देना होता है, तो डिविडेंड काफी ज्यादा होती है। तो मैं आपको यहाँ डिस्कस करूंगा एक ऐसे इनविट के बारे में कि शायद आपने नाम सुना है, नहीं सुना है, कमेंट करके बताएंगे। क्या आपको पता है कि कुछ ऐसे इनविट है जिसमें कि रिटर्न थोड़े से वाइल्ड होते हैं अभी की तारीख में, लेकिन जब लिस्टिंग थी तो उस टाइम से थोड़े से कम हुए हैं, लेकिन वाइल्ड होती है। और उसमें फंडामेंटल वगैरह आप इनविट में चेक करने जाएंगे तो डेट ज़्यादा दिखेंगे, बात को भी ध्यान रखिएगा। पावर ग्रिड जैसे में डेट कम दिखेंगे, तो उसको अपने स्तर से स्टडी कीजिएगा। मैंने देखा है कि एक आइडियल पोर्टफोलियो साइज होनी कैसे चाहिए। तो आइए उसको समझने की कोशिश करेंगे। एक इनविट हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं और आप उसको देखकर बताएंगे कि उसमें डिविडेंड क्या है। मैं नहीं बोलूंगा कि उसमें डिविडेंड क्या है, बोलना आपको है कि डिविडेंड क्या है। एक इनविट होती है एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, हमारी होल्डिंग है, मैं आपको बता देता हूँ डिस्क्लोजर के रूप में। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट है ना, पाइपलाइन इनविट, ये करती क्या है कि गुजरात से लेकर इधर आंध्रा साइड में जो पाइपलाइन है गैस की, उसको, उसकी ये इनविट है। क्लियर है? मार्केट कैप ये है। इस समय जाइएगा तो डेट वगैरह काफी ज्यादा दिखेंगे इनविट वगैरह में। हाँ, अपने इनविट के रिस्क क्या होते हैं, प्रॉफिट क्या होता है, उसको भी जरूर देख लेना है। अब इसमें हम डिविडेंड में जाते हैं, और डिविडेंड यहाँ पे आपको डिविडेंड दिख रही है, क्रसर जाएंगे तो ये डिविडेंड कितना है आप लोग लिखकर बताएंगे। मैं बोलूंगा नहीं, मैं बोलूंगा तो फिर विवाद हो जाएगा, और झूठ मूठ का फिर से स्ट्राइक दे देगा यूट्यूब, पता नहीं उसका क्या है। पिछली बार से ज्यादा लगता है इसी कारण दे दिया था, बड़ा नालायक है। बट ये अभी है, चूंकि प्राइस कम हुए हैं, जब 100 पे लिस्टिंग हुई थी तब, ये तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो थोड़ी सी कम हो जाएगी, 4-4% के आसपास कम हो जाएगी अगर। लेकिन अभी हम लेते हैं तो हमारे पास तो यही आया ना, है ना, 15 से 17 रुपए के आसपास डिविडेंड आ जाते हैं ईयरली, अभी एक ट्रैक रिकॉर्ड देखा गया है। तो 4 से 5 साल में तो वापस हो जाने हैं। इसमें आरओसी भी होता है, बात ध्यान रखिएगा, टोटल डिविडेंड का पार्ट नहीं होता है, आरओसी होता है। लेकिन हम तो टैक्स पूरे पे दे रहे डिविडेंड, बाद में आरओसी मैनेज हो गया तो फिर कोई फर्क ज्यादा पड़ा नहीं, है ना। क्योंकि हम आज आरओसी के डिविडेंड में कम दे दें या जब बेचेंगे उस समय दे दें, तो टैक्सेशन में बस ये ध्यान रखना है कि पूरा डिविडेंड मानना है, लास्ट में हम बेचेंगे हमारा वो हो गया। तो थोड़ा सा सीए से संपर्क कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो डिविडेंड क्या है आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये हमारा डिविडेंड है, कितना है मैं नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा तो सेबी का एआई पकड़ लेगा और फ्री में कहेगा आइए सर स्ट्राइक स्ट्राइक खेलते हैं। तो मुझे नहीं करना है, आप इसको लिख कर देखना। तो क्या है डिविडेंड यील्ड, यहाँ देख लीजिए। तो मतलब कि हर 1 लाख इन्वेस्टमेंट पे क्या डिविडेंड हो सकती है, जो अभी ये लिखा हुआ है, मेरा नहीं, क्या है स्क्रीन, अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो स्क्रीनर जाने, मैं तो बस स्क्रीनर पर देख के बता रहा हूँ, और गूगल करके आप देख लीजिएगा, है ना। या एआई से पूछते हैं ना, इसका देखिए, एआई जो है ना, इससे पूछते हैं, इसका डी बताएगा। यहाँ पे है ना, ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, है ना, मैं नहीं कुछ बोल रहा हूँ।
तो आप समझ गए हैं। तो अब हमें पोर्टफोलियो कैसे बनानी चाहिए उसको समझते हैं। समझदार को पोर्टफोलियो बनाना है। अब पोर्टफोलियो हमें बनाने हैं, मान लो मेरे पास 50 लाख कैपिटल हैं और मुझे बनानी है पोर्टफोलियो, तो हम यहाँ पे कैसे बना सकते हैं। आप इसमें चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं। मेरा व्यू है, मैं 100 टाइम गलत हो सकता हूँ, 1000 टाइम गलत हो सकता हूँ, बाजार ने पास्ट में भी गलत किया है, आज भी मैं सीख रहा हूँ। आज भी मैं मार्केट का स्टूडेंट हूँ। और मैं मानता हूँ कि मार्केट बहुत काइंड है और अपने स्टूडेंट को ज़्यादा परेशान नहीं करती है, जल्दी सिखा देती है। तो मेरे पास 50 लाख की कैपिटल है और मुझे बनानी है एक पोर्टफोलियो। तो उसको तरीका क्या है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 20 लाख जो है इनविट में जाएंगी। एक बात ध्यान रखिएगा, जो एनर्जी इनविट होती हैं उनमें 25,000 की लॉट साइज है, मतलब 25,000 से कम हम क्वांटिटी नहीं ले सकते। मतलब 19,25,000 से कम की क्वांटिटी आएगी नहीं। एक लॉट इतने की आएगी। तो इसको हम बोलते हैं अमीरों का इनविट, गरीबों का इनविट नहीं है। और एक तो इनविट 38 लाख की आती है NHIT का, उसकी अलग स्टोरी है, कभी बनाएंगे। तो उसमें तो पैसा ग्रो भी करता है और डिविडेंड भी आती है बैंक से ज्यादा, जो ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन वो अमीरों का है, उसमें तो 38 से 40 लाख लगता है। तो इसमें 19 पॉइंट पर मतलब 20 लाख है, तो एक लॉट हमारे पास इन्वेट आ जाएंगे, है ना। तो 20 लाख का हमारा इन्वेस्टमेंट मान लो हमारे इन्वेट में गए। अब क्या हुआ, 10 लाख ईच, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख ईच, 10 लाख ईच हमारे जो होंगे, जो ETF रूट में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? ETF रूट में जाएंगे। जब भी आप बनाते हो पोर्टफोलियो तो कुछ इसी तरह होना चाहिए, बाकी आप अपना दिमाग लगाते रहिएगा। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या सही क्या गलत, और सिर्फ एजुकेशनल है। अब 10 लाख, इस 10 लाख हमने 3 ETF सिलेक्ट किए, तो 3 ETF में हम लोग इंटर कर दिए। बच गए हमारे पास फिर भी 10 लाख बचे हुए। अब इसका क्या? अब जो 10 लाख बचे हुए हैं, अब उसमें होना क्या चाहिए कि 10 लाख का हमें ऐसे 10 स्टॉक की तलाश करनी चाहिए स्मॉल कैप माइक्रो कैप में, जिनकी पी जो है वो 10 से कम है, और उसकी ROCE और ROE 30 से ज्यादा है। डी जो है 0.5 से बिलो है, ठीक है। और OPM जो है वो पॉजिटिव है। कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव है। कैश फ्लो जो है वो निगेटिव नहीं हो, कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव हो। प्रमोटर होल्डिंग जो हमारी है, प्रमोटर होल्डिंग वो 60% से ज्यादा हो। ये 7-8 चीजें हमने देखेंगे। और 1 लाख ईच, 1 लाख ईच, 1 लाख ईच, 1 लाख मतलब 10 हमारे पास हो गए। उनको हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो कुल मिला के कितने हो गए? 20, 10, 10, 10 और 10। टोटल हमारे 50 आ गए। कितने आ गए? 50। अब अगर इस 20 के इन्वेस्टमेंट पे जो हमें डिविडेंड मिलेगा, जो डिविडेंड आपने देखा वहां से कैलकुलेट कीजिए एवरेज अपना करके, तो जो यहाँ पे डिविडेंड आएगी वो बैंक FD से शायद थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। टोटल कैपिटल की, टोटल कैपिटल को एक साइड हमने बैंक FD कर दी और इसको हमने इनविट कर दी। तो इसकी जो इनकम होगी इससे पॉजिटिव होगी, ज्यादा होनी चाहिए। ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। लेकिन ये डिविडेंड फिक्स नहीं होते हैं, अप डाउन होते हैं, इसका भी अपना रिस्क होता है, मार्केट का अपना रिस्क। अब होगा क्या, ये डिविडेंड तो हमें देता जा रहा है, और ये जो है बाकी जो 30-30 करके हमने इन्वेस्ट किया, वो ग्रो करेगा, वो ग्रोथ करेगा, वो ग्रोथ इंजन की तरह काम करेगा। और अच्छे अच्छे हैं ETF, अलग अलग स्टॉक जो हैं वो छोटे हमने लिए हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा और उसमें से 10 में से 3 भी परफॉर्म किए, तो काफ़ी बेहतर मूव कर सकता है। क्योंकि उसके क्राइटेरिया बहुत हमने स्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई हमें 10 का P चाहिए, ROC ROE चाहिए 30 से ऊपर, डी कम चाहिए, प्रमोटर होल्डिंग। तो कुल मिलाकर है कि संभावनाएं बहुत सी कम हो जाती हैं कि आप के साथ गड़बड़ हो। छोटे स्टॉक में गड़बड़ होने की संभावना रहती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट क्या है कि हम अपने कैपिटल का लगभग बहुत छोटा पार्ट का रिस्क में डाले हैं। 10 लाख का हमारा रिस्क है, 40 लाख तो हम अपने बेटर साइज में रखे हैं, 10 लाख हमारा रिस्क है। गिरावट, इनविट में गिरावट ज्यादा नहीं होती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इनविट में बहुत ज्यादा फॉल नहीं होती है। आप देखेंगे मार्केट इतना गिरा भी 17%, पर इनविट ज्यादा नहीं गिरते हैं। उसमें जो डिविडेंड देते जाते हैं वो कम हो जाते हैं, तो वही आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो बहुत बड़ा गिरावट नहीं मिलता है। जैसे कि आप एनर्जी इन्वेट में देखेंगे, 100 पे लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद गिर के भी 77 आ गई। तो पिछले 5 वर्षों में उसने अगर 15 रुपये एवरेज, 15 से 16 रुपये अगर एवरेज उसने दिया है, तो इसको निकालो ना 70 रुपीज, तो इसने डिविडेंड दे दी अगर 70-75 रुपीज, तो कोई ज्यादा लॉस
की संभावना नहीं दिखती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। बट फिर भी अपने आप को देखना है, बाजार तो रिस्क की खान है ना, यहाँ तो कब क्या हो जाए कौन जानता है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो पैसा है टू साइड में गया, एक तो हमें दे रहा है डिविडेंड इनकम, और एक हो गया ग्रोथ इंजन की तरफ काम कर रहा है। तो ये जो हमारा 30 लाख का इन्वेस्टमेंट है, सॉरी सॉरी सॉरी, एक चीज यहाँ गड़बड़ हो गई, एक चीज यहाँ गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई, 20 लाख का तो हमने गया इनविट में, अब बचे तो हाथ में 30 ही ना। अब हम 10 10 10 10 अगर ईटीएफ में डाल दिए तो बचा कहाँ, ये 10 स्टॉक में 10 डालने के लिए बचा, नहीं बचा। तो ये तो फिर गड़बड़ हो गई। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि एक रूल फॉलो करते हैं, 8 लाख रूल। तो यहाँ पे हम 8 8 8 कीजिए, 10 नहीं, पुरानी चीज को भूल जाइए। 8 8 8, और कितने हो गए, 24, और बचे हाथ में 6। तो ये 6 को ही हम, वो छोटे वाले जो होते हैं उसमें जाते हैं। ये ध्यान रखना है, 6 जो स्टॉक होते हैं उनको ही हम 6 स्टॉक की सिलेक्शन करेंगे, या 10 स्टॉक में करेंगे, 60 60 हजार, 70 70 हजार 10 स्टॉक में डाल दिए, या 6 6 हजार 10 स्टॉक में डाल दिए, 60 60, है ना, 60 × 10, 1 लाख ना डाल के 60 डाल दिए। ये ध्यान रखिएगा, और थोड़ा सा वहां पे मिस हो गया तो इसको आप लोग रेक्टिफाई कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए क्या होता है कि आप जब प्री प्लान वीडियो नहीं बनाते हैं, कोई पीडीएफ नहीं होती है, तो वहां पे थोड़ा सा रेक्टिफाई की जरूरत पड़ती है, तो आप अपने सर से कर लीजिएगा। ठीक है, वो लास्ट में जो 10 वाला उसको हटा के इसको कर लेंगे। मतलब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस प्रकार में डिजाइन करें। आप इसको ये 6 भी कर सकते हैं, 5, आप अपनी सुविधा के अनुसार इसको 10 के हम 5 कर सकते हैं, 60 को हम 30 कर सकते हैं, इसको 20 कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। हम 30 30 कर देंगे, 20 स्टॉक ले लेंगे, छोटे वाले कम रिस्क कर लेंगे, हमें और अच्छा चाहिए तो 20 स्टॉक में 30 30 30 30 डाल, मतलब आपको देखना है कैसे। मैं तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें उस पर रिटर्न चाहिए। अब क्या होगा कि अब जो रिटायर्ड व्यक्ति है, उस व्यक्ति को फायदा क्या होगा कि उसको डिविडेंड मिल रहा है, उसका पैसा ईटीएफ क्लास एसेट में है, तो ज्यादा रिस्क में वो नहीं है। रिस्क में है बट ज्यादा रिस्क में नहीं है, क्योंकि स्टॉक की तरह वो ऐसा नहीं कि जीरो हो जाएगा, ईटीएफ जीरो नहीं होते हैं। क्योंकि स्टॉक, ईटीएफ कैसे जीरो होगा, वो तो दूसरे स्टॉक में शिफ्ट करता रहेगा ना, स्टॉक तो है नहीं कि ट्रैप हो जाएंगे, वो सब चीजें ईटीएफ में नहीं मिलती है। तो वो सब चीजों का फायदा आपको देखने को मिलेगा, और पैसा धीरे धीरे ग्रो भी उसमें कर सकता है। और दूसरी कि हमारा जो बैंक एफडी में हमारा जो डिविडेंड होता, उससे कहीं ना कहीं ज्यादा हमें डिविडेंड मिल रही है। तो एक सुकून भी है, चलो जी अपना आधार अपना काम चल रहा है। लेकिन इसमें डिविडेंड क्वार्टरली आते हैं, मंथली नहीं आते हैं, हर क्वार्टर में आएगा, साल में 4 बार आते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है कि 4 टाइम आपको डिविडेंड आते हैं, तो आपको क्वार्टरली आएंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक में कुछ बैंक होते हैं कि मंथली भी डिविडेंड देते हैं, सॉरी इंटरेस्ट देते हैं, कुछ ईयर में देते हैं, क्वार्टर में देते हैं। तो आप यहाँ क्वार्टरली आपको डिविडेंड आने वाले हैं, बट बैंक से थोड़े से ज्यादा होंगे, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। बट फिक्स नहीं है, बैंक में फिक्स है, यहाँ फिक्स नहीं है। तो अगर आप रिटायर्ड हो, या आपके पास फंड है कि चलो जी हमें तो पोर्टफोलियो जो होनी चाहिए इस प्रकार से होनी चाहिए। मैंने यहाँ 50 लाख पे बताई है। अगर कैपिटल साइज 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 5 करोड़ है, 10 करोड़ है, बहुत ज्यादा, तो उसकी और अलग हो सकती है, ये नहीं होगा। ये मैंने एक एवरेज माना है कि एक आम आदमी जब रिटायर करता है तो इतने पैसे लेकर आता है, इससे थोड़ा सा ज्यादा ही लेकर आता है। क्योंकि मान लो वो व्यक्ति 70 80 लाख रुपए लेके आया, तो 25 30 लाख तो उसके बाल बच्चे मार पीट के छीन लेंगे ना। ये लाओ जी ये लाओ, या जब पैसे आते हैं इंसान के पास तो अपने पहले पुराने शौक पूरे करता है, तो 20 25 लाख तो ऐसे ही बर्बाद हो जाने हैं। जो बच जाते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूं कि ये हो सकता है। तो इससे क्या होगा कि आपका पैसा ग्रो भी कर सकता है, ज्यादा रिस्क में नहीं है, और हमें कुछ डिविडेंड इनकम भी आ रही है। इनविट ज्यादा गिरावट नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। स्टॉक की तरह नहीं गिरते हैं कि भड़बड़ा कर गिर रहे हैं कर रहे हैं, वो सब चीजें ज्यादा देखने को नहीं मिलती है। बट मार्केट रिस्क अवेलेबल है एवरीवेयर, तो रिस्क ना लेना भी तो रिस्क है, ये भी तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन वहां है, इन्फ्लेशन आपको खत्म कर रहा है। तो जब भी आप कभी पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो आप इन चीजों का ध्यान रखें कि क्या उसमें पैसिव इनकम है, क्या उस पोर्टफोलियो के अंदर पैसिव इनकम है, यस या नो। अगर नहीं है तो आपको सोचना है। कुछ लोग पोर्टफोलियो बनाते हैं 100% एसएमई, 100% स्मॉल कैप, 100% मिड कैप, नहीं, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। ये अगर आप ये कर रहे हो तो आप गुनाह कर रहे हो, और सजा आपको एक दिन मिलेगी। और आप खुद को दोष दोगे, नहीं तो किसी को दोगे, लेकिन दोगे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अपने पोर्टफोलियो को आइडियल रखिए। मेरा कहना है, मान लो आपने पोर्टफोलियो बनाई और उस पोर्टफोलियो ने 4 सालों तक कोई रिटर्न आपको नहीं दिया, तो अब वो 4 साल बाद अगर वो कॉस्ट पे भी आ गया तो कॉस्ट पे नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट और इन्फ्लेशन कॉस्ट कहाँ गया, वो तो आपका लॉस है ना। तो आप जब भी बनाते हैं तो इन चीजों को भली भांति समझिए, ख्याल रखिए। अब बात है यहाँ पे कि एनर्जी इनविट है जो 20 लाख के आसपास की आती है।
तो ऐसा नहीं कि सारे इनविट 20 ला के आते हैं, बहुत से ऐसे इनविट हैं, जैसे पावर ग्रिड की इनविट है, इंडिग्रेट इनविट है, सब ये सब बहुत कम में आते हैं, तो 50 100 200 रुपये में भी खरीदा जा सकता है। एक यूनिट उसकी 90 93 रुपये में आ जाती है, 100 रुपये की आ जाती है, 160 70 की आती है। तो बहुत चीज उसमें ये नहीं है। हाँ, उनकी इंटरेस्ट थोड़ी सी कम है, मैं इसमें तो 12 13% के आसपास उनकी इन्वेस्ट जाती है। चलो बोल दिया 12 13, फिर मारेगा स्ट्राइक। बोलना नहीं है, पता नहीं है इसमें। तो भाई जो व्यक्ति सही काम करना चाहता है, जो सही डायरेक्शन देना चाहता है, उसको कहता है यूट्यूब तुम मत बोलो। और जो व्यक्ति सपने बेचेगा, सपनों के सौदागर हैं, उनको कहेगा तुम बोलो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे फॉलोअर बेस बहुत ज्यादा हैं, तुम बहुत अच्छे हो, तुमसे कमाई हमारी हो रही है। अरे तुम तो हमारे कमाऊ पूत हो। तो यूट्यूब उनको कहता है नहीं नहीं, तुम्हें जो करना है करो। ये गलत बात है। यूट्यूब को भी समझना चाहिए। ये मतलब एआई को दे दिया है इन्होंने स्ट्राइक। स्ट्राइक वहां दो ना जहां सामने किसी वाले किसी को मिसगाइड कर रहा हो, सपने बेच रहा हो, झूठ मूठ के फुलाए जा रहा हो, उनको पे करो ना। मैं समझता हूँ फाइनेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, मेडिकल ऐसा सब्जेक्ट है, लॉ का सब जहाँ पे एजुकेशन आवश्यक है। तो आप देख तो लो कि सामने वाला कर क्या रहा है, उसका इंटेंशन क्या है, सामने वाले की या उसकी डिग्री क्या है, कि उसके लायक है कि नहीं है, ये देख लो। उसके बाद कुछ चीजें करो तो शोभा देती है। लेकिन नहीं भाई, हम तो स्ट्राइक कर देंगे, तो कर दो स्ट्राइक। हमारा कहते इस वीडियो पे भी कर सकता है स्ट्राइक, इसलिए आप लोग इसको सेव कर लीजिए, भविष्य के लिए काम आएंगे। और लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। जनरली मैं शेयर करने के लिए सबके लिए कभी कहता नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी सब्जेक्ट है जो आपको करनी चाहिए। इसलिए करनी चाहिए। आज आपकी एज कम है, 20 से 25 है, आपके घर में फादर होंगे, आपके घर में और भी लोग होंगे। जब उनको आप फाइनेंस की नॉलेज देंगे, उनको अच्छा लगेगा कि चलो बच्चे सीख रहे हैं, बच्चे बेहतर कर रहे हैं, उनको आइडियाज लगेगा। क्योंकि पुराने लोगों को बस आप बताएंगे कि नहीं इतना आपको डिविडेंड ऐसे आती है, बट गारंटेड नहीं है, लेकिन आती है। पिछले 5 साल का ट्रैक देखिएगा, तो उनको अच्छा लगेगा कि नहीं कि मेरा ग्रो भी कर रहा है, हम आगे भी हैं। तो इन सब चीज़ों से उनको कहीं ना कहीं बेहतर फील होगा। तो आप उनको गाइड भी कर सकते हैं, देखेंगे। या आप उस एज में आ चुके हैं, आपके पास कैपिटल फंड साइज भी है, तो आपके लिए भी कहीं ना कहीं बेहतर हो गया, और आपको खुद से इन चीज़ों को समझ पाएंगे कि हमें किस प्रकार मार्केट में इंटर करना चाहिए, कैसे हमारी पोर्टफोलियो होनी चाहिए, और कैसे हम मार्केट में सर्वाइव करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 100 रुपये हैं तो 100 इक्विटी में डायरेक्ट घुस गए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए 100 रुपये हैं तो डायरेक्ट हम स्मॉल कैप में घुस गए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिनके पास कैपिटल ज्यादा है, जो करोड़ 2 करोड़ तक रखे हुए हैं या उससे ज्यादा, उनकी बात अलग है। दे आर इंटेलिजेंट पर्सन। लेकिन आपके पास पैसे हैं 10 लाख 20 लाख 25 लाख 30 लाख 40 लाख 50, एक हार्ड अर्न मनी है। एक आम आदमी तो 50 लाख या उससे ऊपर पैसा जब रिटायर्ड होता है तभी देखता है, या बैंक से लोन लेता है तब देखता है, ऐसे कहाँ देख पाता है। तो हार्ड अर्न मनी है, तो इन बातों का आपको ख्याल रखना है कि हमें अपने पैसे को बचाना है। बाजार में आपका दो मकसद होना चाहिए। बाजार में पहला मकसद कि आप बाजार में हो, आपको पैसा बचाना है। और दूसरा मकसद है कि बाजार में कि आपको पैसा बचाना है। यही दो मकसद आपके होंगे। तीसरा कोई मकसद होता ही नहीं बाजार में। अगर ये दोनों में आप पूरे हो गए, तो बाजार आपको जो चाहिए वो आकर देने को तैयार है। हम इन दोनों छोड़कर तीसरे में घुस जाते हैं। बाजार कहता है नहीं, तुम्हारा स्वभाव ही बदल गया, मैं तुम्हें क्यों क्यों दूं। तो ये बातें ध्यान रखिए। और बाजार बहुत काइंड है, बहुत ब्रुटल भी है। आप क्या चुनाव करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मेहनत कीजिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। एक न एक दिन बेहतर होगा। तो मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो कैसे बनानी चाहिए, ये आज की क्लास उनके लिए थी जो रिटायर्ड हैं या जिनकी फंड साइज ठीक ठाक है। और मुझे लगता है कि उनका फायदा जरूर उनको मिलेगा। तो अगर आज की क्लास से आपको कुछ सीखने को मिला और चाहते हैं कि ऐसी वीडियो और बनती रहे, तो आप नीचे कमेंट करके अपनी राय सुझाव आइडिया जरूर दे सकते हैं, उससे मुझे खुशी होगा। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप सबका दिन शुभ हो, आप आगे बढ़िए, तरक्की कीजिए, और पंटरों को गिराते हुए आगे बढ़िए, है ना। और सीखने पे फोकस कीजिए। एक दिन आएगा, एक आपका होगा, आपका दौर आएगा, आपका समय आएगा। मेहनत कीजिए, जितना सीखिएगा मेहनत कीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। मेहनत का कोई भी उपाय दूसरा नहीं होता है इस बाजार में। तो संघर्ष की पूंजी लेकर आगे बढ़ता है, सफल उसको होना होता है ना। जो घिसेगा वो चमकेगा। थैंक यू, धन्यवाद। सबका दिन फिर से शुभ हो।